खास करंट अफेयर्स नहीं आया तो मैंने उसे डिस्कस नहीं किया। तो आज हम दोनों दिन के जो भी करंट अफेयर्स होंगे उसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से मोटिवेशनल कोट्स के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करूंगा। कहते हैं ना, किसी भी बैटल को जीतने के लिए आपको सबसे पहले क्या होगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तभी आप फिजिकली उस बैटल को आप जीत पाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत कोट जो है वो इंग्लिश में है दोस्तों, कि द बैटल मस्ट फर्स्ट बी बॉर्न इन द मेंटल बिफोर इट कैन बी वॉन इन द फिजिकल। तो बहुत खूबसूरत लाइन है, इसे आप अपने एग्जाम में यूज भी कर सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट जो यहाँ पे करेंट अफेयर्स में दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है वो डिस्कस करूंगा, नोबेल प्राइज इन पीस। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है, मैं आपको पिछले है ना 2-3 क्लासेस में आपको मैंने डिस्कस किया है कि मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया है नोबेल प्राइज। फिर साथ ही साथ दोस्तों आपको फिजिक्स के क्षेत्र में भी बता चुका हूं और केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी बता चुका हूं। मुझे आप लोग दोस्तों, ये आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप लोग मुझे है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ई मेडिसिन के क्षेत्र में किस व्यक्ति को है ना नोबेल प्राइज दिया गया, और फिजिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे दिया गया। तो अभी हम बात करेंगे कि पीस के क्षेत्र में दोस्तों, पीस के क्या हुआ क्राइटेरिया में है ना, आपको नोबेल प्राइज किसे दिया गया है ये जानेंगे हम लोग। तो नोबेल प्राइज रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज हैव बीन अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज। तो क्या हुआ, रशियन जो एक मतलब यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है ना, एक रशियन का, एक रशिया का ऑर्गेनाइजेशन है रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, और सेकेंड दोस्तों क्या है, यूक्रेनियन है ना ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो इसको क्या हुआ, इन दोनों को क्या किया गया है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपके आने वाले साल भर के बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन राइट, जो रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल के जो दोस्तों क्या थे है ना, एक एडवोकेट थे जिनका नाम क्या था, एलिस बेल बेलेटेस्की। ठीक है, वो बेलारूस के रहने वाले हैं। तो उनको क्या हुआ, इस नोबेल प्राइज जो भी दिया गया है ना, उसमें उनका योगदान रहा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बस दो नाम जरूर याद रखिएगा है ना, रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सिविल लिबर्टीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बहुत सारे ऐसे दलित हैं, इसमें आपको सेकंड जो आपको न्यूज यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे दलित जो हैं वो अदर रिलीजन में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक 3 मेंबर्स कमीशन का गठन किया है, ताकि वो इंक्वायर कर सके है ना, कि जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो मतलब जो लोग हैं है ना, जिनका स्टेटस क्या है दलित के रूप में है ना, वो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कन्वर्ट कर रहे हैं। या देखो, अगर वो कन्वर्ट करते हैं सिख में तो कोई इंडियन गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है, अगर बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तब भी इंडियन गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दो धर्म के अलावा अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो शायद लगता है कि नहीं, हमने क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो ये हिंदुइज्म की जो रियलिटी है उसे हम खो रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे 3 लोगों के क्या हो सर, कमीशन को गठन किया गया है, ये आप याद रखेंगे। और वो 3 लोगों में गठन जो किया गया दोस्तों, उनका नाम क्या क्या है। तो एक क्या है दोस्तों, फॉर्मर चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन नाम है, एक सुषमा यादव है, और तीसरे जो हैं वो दोस्तों आईएएस ऑफिसर रविंदर कुमार जैन हैं। ये तीनों को मिलाकर के एक क्या हुआ, कमीशन का गठन किया गया है, ताकि वो क्या कर सके, देख सके, उसमें इंक्वायरी कर सके शेड्यूल कास्ट जो है ना, शेड्यूल कास्ट स्टेटस जो दलित हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं एनी रिलीजन है ना, किसी और रिलीजन में अदर देन सिख और बुद्धिज्म को छोड़ करके, मतलब किसी और धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके क्या क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं है ना, क्या रीजन है, उन सभी चीजों को दोस्तों क्या करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया है। अब इस कमीशन के दोस्तों एक और भी इसमें यहाँ पे दिया कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 साल के अंदर आपको क्या करना है, रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना है, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो सके, जो भी प्रॉब्लम्स जो है शेड्यूल कास्ट के साथ, एसटी कम्युनिटी के साथ है, उसको क्या किया जा सके, उसको दूर किया जा सके। वो क्यों, मतलब क्या कारण है कि वो
है ना, हिंदुइज्म को छोड़ करके किसी अदर रिलीजन को क्या कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। तो इनको क्या कहा गया है कि भाई आप अपना रिपोर्ट जो है वो 2 सालों के अंदर क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये सोशल जस्टिस इंपावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो ये भी आप रख सकते हैं कि ये जो गठन किया गया है 3 मेंबर की कमेटी को, इसको किसके अंतर्गत, तो यूनियन गवर्नमेंट के सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्या किया गया है, इसे याद शुरू किया गया। तो अगर आपसे ये 3 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में, है ना, एक मेंबर का गठन किया गया है, एक कमीशन का गठन किया गया है ताकि शेड्यूल कास्ट के जो स्टेटस जो दलित के रूप में है वो कन्वर्ट कर रहे हैं किसी अदर धर्म में, सिख और बुद्धिज्म को छोड़ करके। तो वो जो कमीशन है उसके कौन कौन से मेंबर हैं, तो ये क्या है, केजी बालाकृष्ण, सुषमा यादव और रविंद्र कुमार जैन। तो ये आप याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाल ही में दोस्तों, मतलब हाल ही में क्या, नेक्स्ट पिछले दिन ही क्या हुआ, कर्नाटका गवर्नमेंट ने हाइक किया है कि भाई हम जो शेड्यूल कास्ट के जो रिजर्वेशन है उसको हम 2% इंक्रीज करेंगे और एसटी कम्युनिटी का जो दोस्तों क्या है रिजर्वेशन है उसे 4% इंक्रीज करेंगे। तो अभी क्या हुआ कि अभी जो कर्नाटका का गवर्नमेंट है, अभी देखो अभी 15% ऑलरेडी जो है वो एससी कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, हम 15% से कितना परसेंट दोस्तों, हम 17% क्या करेंगे, एससी कम्युनिटी को क्या करेंगे, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और जो एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ठीक है, जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, यहां पे आप देखिएगा एसटी कम्युनिटी के लोग को क्या हुआ, पहले 3% रिजर्वेशन ऑलरेडी प्रोवाइड था, लेकिन उन्हें क्या हुआ, 7% रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये जो क्या है, चीफ मिनिस्टर बासावेराज बोमाई जो हैं, है ना, बी बोमाई जो हैं, उन्होंने कॉन्सेंसस, सर्वसहमति से, यहां पे देखिएगा सर्वसहमति के साथ उन्होंने क्या किया है, ये जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उन्होंने बढ़ाया है और एसटी कम्युनिटी के लिए 2% और एसटी कम्युनिटी के लिए 4%। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है तो वो किस राज्य में हुआ है, तो कर्नाटका में। आप याद रखेंगे कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, तो 2% एससी कम्युनिटी और 4% एसटी कम्युनिटी के लिए। आगे चलते हैं। अब एक यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मुन्नार टाइग्रेस रिलीज इनटू इंटीरियर फॉरेस्ट ऑफ पेरियार टाइगर रिजर्व। तो अभी क्या हुआ कि मुन्नार टाइगर रिजर्व से दोस्तों कुछ है ना, कुछ टाइग्रेस को ला करके कहां रखा गया, पेरियार टाइगर रिजर्व में रखा गया। अब ये तो क्वेश्चन तो हो गया भाई, चलो भाई लाया गया। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या होंगे, वो कि भाई मुन्नार टाइगर रिजर्व जो है वो कहां है और पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो कहां है। ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछेंगे एग्जामिनेशन में, अगर कोई चांस बनता है तो आपको याद रखना है कि मुन्नार जो टाइगर रिजर्व है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ है दोस्तों, केरला में है। और ये भी याद रखेंगे कि जो पेरियार जो है ना, वो भी क्या है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी केरला स्टेट में ही है। ये दोनों जो है वो केरला स्टेट में ही है। तो ये थोड़ा आप याद रखने का चीज है, तो इसे आप याद रखिएगा। मुन्नार और पेरियार कहाँ है, केरला में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं उधर ही आपको क्या मिलेगा, ये दोनों आपको टाइगर रिजर्व या फिर दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अभी एक क्या हुआ न्यूज में है कि भाई, है ना, इडा मलायर जो डैम है ना, तो ऑफिशियली टॉक्स ऑन द केरला ओवर कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब हर तरह का जो वर्क है वहां पे कंप्लीट हो चुका है, किसी प्रकार का काम नहीं बचा है वहां पे। तो ये अभी न्यूज में है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि भाई इडा मलायर जो क्या है डैम है ना, वो किस नदी पे बनाया गया है और वो है कहां। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो एक्चुअली क्या हुआ अभी हम समझते हैं कि इसके मतलब अभी न्यूज में क्यों है, न्यूज में क्यों है ये देख लेते हैं। तो टॉक्स आर बिटवीन ऑफिशियल तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट के बीच में अभी क्या हुआ, एक है ना, एक बातचीत हुई, एक वार्तालाप हुई जिसमें उसमें कहा गया कि भाई जो इडामलाया जो डैम है वो उसका क्या हुआ, स्टेटस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसको बनने के लिए स्टार्ट किया गया था 1961, 7 अक्टूबर 1961 से स्टार्ट किया गया था। आप देखिएगा दोस्तों, है ना, 7 अक्टूबर 1961 से इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया था। तो अब आप सोचिए कि जब इनका मतलब जब इन पे पत्थर लेके मतलब जब इसको शिलान्यास किया गया था तो एट दैट टाइम 1961, तो लगभग दोस्तों, है ना,
लगभग आप कह सकते हैं 40 मतलब लगभग 60 ईयर्स हो चुके हैं और अब जाकर के दोस्तों ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट, जो कंप्लीशन का जो स्टेटस है वो अब है कि भाई चलो मिल गया। लेकिन ये ऐसे तो ये डैम जो है वो पहले ही 1985 में ही कंप्लीट हो चुका था, है ना? 1985 में ही कंप्लीट हो चुका था, लेकिन बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां होती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई डैम बनता है तो वहां पे, है ना, बहुत सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट किया जाता है ना? उनको मतलब तरह तरह की चीजें सुख सुविधाएं में जो है जो प्रदान करना पड़ता है, तो एट द टाइम बहुत सारे काम होते हैं। कोई छोटा सा क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट नहीं होता जिसे आप बहुत आसानी से पूरा कर सकें। और ये जो प्रोजेक्ट था, है ना, ये जो इडा मलायार जो डैम का बनने का जो प्रोजेक्ट था, इसका नाम जो था वो क्या दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा, आर्किटेक्ट 4 परम्बिकुलम, ठीक है, आर्किटेक्ट फॉर द परम्बिकुलम एलियार प्रोजेक्ट है। तो ये परम्बिकुलम एलियार प्रोजेक्ट है जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पाप, PAP। तो अगर पाप स्कीम पूछ ले या पाप प्रोजेक्ट पूछ ले तो समझिएगा कि हाँ ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये है ना, इदा मलायार डैम के बारे में ही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जब ये क्या हुआ, जब ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया तो वहां पे उन सारे लोगों को क्या हुआ, है ना, फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया गया। फ्लोरल ट्रिब्यूट कहने का मतलब ये है कि उन्हें क्या हुआ, पुष्पा मतलब जो क्या बोलते हैं, फूल से उनकी क्या की गई, मतलब स्वागत किया गया या उन फूल से उन पर बरसाया गया। तो वो क्या होता है, फ्लोरल ट्रिब्यूट होता है, ठीक है। उन सभी आर्किटेक्ट्स को जिन्होंने इस डैम को बनाया है, और उन आर्किटेक्ट्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन जो है वो बनाए हैं, तो उनको कोई जरूरत नहीं है, आपको याद करने का जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि ये डैम कब बनना शुरू हुआ, 1961 में, कब कंप्लीट हुआ, 1985 में, है ना। ये जो डैम था, इसका जो प्रोजेक्ट था वो क्या था दोस्तों, है ना, इस प्रोजेक्ट का नाम था है ना, परम्बिकुलम, है ना, एलियार प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम था। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये उड़ाएगा भी कि चलो, है ना, ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन से नदी पे बना है, तो ये, है ना, इला मलायार डैम ही जो है दोस्तों वो इसी नदी पे बना है। एक्चुअली ये जो नदी है ना, वो केरला के पेरियार जो नदी है उसी का क्या है दोस्तों, ट्रिब्यूटरी है ना। ये क्या है, जो केरला में पेरियार रिवर है उसी का क्या है दोस्तों, है ना, इडा मलायार जो है रिवर जो है वो उसका ट्रिब्यूटरी है, और इसी रिवर पे क्या बन रहा है ना, इला इडा मलायार क्या हुआ, डैम को निर्माण किया गया है। तो ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं। बाकी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो अगर आपसे मान लीजिए एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है ना, कीड़ा मालायार जो डैम है वो किस नदी पे बना है, तो आप याद रखेंगे उसी नदी पे बना है। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि कीड़ा मालायार जो नदी है वो किस नदी का ट्रिब्यूटरी है, तो पेरियार रिवर का वो क्या है, ट्रिब्यूटरी है। और वो कहाँ किस स्टेट में है, तो वो केरला में है ना। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ सकता है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अब आपका जो टॉपिक है वो है इंडियन मेड, है ना, LCH प्रचंड, ठीक है। अब ये LCH प्रचंड क्या है, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, इंडिजीनियसली मतलब हमारे देश में ही क्या किया गया है, इसे डेवलप किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, मतलब हमारे देश में ही डेवलप है। और यह एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा भारी भरकम नहीं होगा, थोड़ा हल्का होगा, ठीक है। और इसे हमारे देश में ही डेवलप किया गया है, ठीक है। तो गांधी जी का वो जो था कि भाई सर्वोदय हो और क्या हो, है ना, स्वदेशी हो। तो भाई अपने देश का है तो ये इसका मतलब थोड़े से गौरवान्वित होने की बात भी कही जा सकती है, ठीक है। तो ये प्रचंड जो है जिसको फॉर्मली जो है इंड्यूस्ड किया गया, उसको शामिल किया गया इसमें दोस्तों एयर फोर्स, है ना, इंडियन एयर फोर्स में, है ना, इंडियन एयर फोर्स जोधपुर में इसे शामिल किया गया, है ना। किसको, LCH प्रचंड को, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को एयर फोर्स में, इंडियन एयर फोर्स में जोधपुर में मंडे को ही क्या हुआ, शामिल किया गया। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि प्रचंड जो है हमने किसी देश से नहीं खरीदा है, ये हमारे देश में ही क्या हुआ, डेवलप किया गया है। अब थोड़ा सा ये देखते हैं, इस प्रचंड को मतलब LCH, है ना, प्रचंड को डेवलप किया है, डिजाइन किया है, और उसको एक्सटेंसिवली क्या किया है, उसको टेस्ट किसने किया दोस्तों, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, हॉल, HAL, इसी के द्वारा दोस्तों इसको डिजाइन किया गया है, इसी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, और इसको एक्सटेंसिवली मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस पे
टेस्ट भी किया गया, लगभग एक डिकेड 10 सालों तक लगभग इस पे काम किया गया। उसके बाद क्या हुआ, इसको क्या हुआ, इंडियन एयरफोर्स में क्या किया गया, शामिल किया गया। और इसको पूरी तरह से कंप्लीट किसने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया है। यह एक मल्टी रोल अटैक्ड हेलीकॉप्टर है, मतलब ये अलग अलग क्या करेगा, ये रोल प्ले करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ एक ही काम होगा, अलग अलग तरह के ये काम को, है ना, अंजाम देने में ये सफल होगा। अब ये कौन कौन से अंजाम दे सकता है, तो आइए हम देखते हैं। ये ऑपरेट करेगा, है ना, बोथ डेजर्ट टेरेंस और हाई एल्टीट्यूड सेक्टर, मतलब ये दोनों जगह पे काम कर सकता है। बहुत जैसे ऐसे स्थान जहां पे क्या होगा, डेजर्ट एरिया होगा, वहां पे भी क्या होगा, ये जो प्रेजेंट है ना, या फिर बोल सकते हैं एलसीएच जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वर्किंग उसका बहुत ही स्मूथ होगा। और जो हाई एल्टीट्यूड सेक्टर जो होंगे, वैसे स्थान जहां पे क्या होंगे, है ना, बड़ी बड़ी पहाड़ियां यहाँ होंगे, वहां पे भी ये अच्छे से क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा। ठीक है। एलसीएच जो है वो ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है। अगर आपको एलसीएच की मतलब, है ना, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में पूछ दिया जाए कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का क्या क्वालिटी है, तो ये दुनिया में एकमात्र ऐसा दोस्तों क्या है, हेलीकॉप्टर है, या फिर कह सकते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो लगभग 5000 मीटर के ऊंचाई से भी ये ऑपरेट कर सकता है। अर्थात ये जो सियाचिन ग्लेशियर जो हम बात करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर जो अक्सर क्या हुआ न्यूज में रहता है ना, खास करके दोस्तों जब हम चीन और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें हमेशा क्या होता है, ये सियाचिन ग्लेशियर जो है वो न्यूज में रहता है। तो ये ऐसे ऐसे स्थान पे भी क्या कर सकता है, ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड जो है वो ऑपरेट करने में सफल होगा। ठीक है। और क्या क्या करेगा दोस्तों, ऑल्सो कैपेबल ऑफ फायरिंग रेंज ऑफ एयर टू ग्राउंड, मतलब एयर से ग्राउंड की तरफ भी वो फायर करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों एयर टू एयर मिसाइल्स में भी क्या करेगा, इसका प्रचंडता जो है वो रहेगी, है ना। एंड कैन डिस्ट्रॉय एयर डिफेंस ऑपरेशंस ऑफ एनिमी, और एयर डिफेंस ऑपरेशंस जो किसी एनिमी के द्वारा अगर किया जाता है तो उसे भी क्या किया जा सकता है, इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये आप प्रचंड के बारे में आप समझ लेना कि प्रचंड के बारे में आपके एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड है क्या, है ना, क्यों न्यूज में है, तो आइए हम इस बात को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रीन क्लाइमेट जो फंड है यूनाइटेड नेशंस का है दोस्तों, अंतर्गत क्या किया जाता है, इस फंड को एस्टेब्लिश किया गया है ताकि जो, सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में भी हो सकता है, पूछ सकता है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, तो याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस स्टार्ट किया गया। अगर आपसे पूछ सकता है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो उसका जो है मतलब पर्पस क्या है, तो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव जो इकोसिस्टम होता है, उसको रिवाइव करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, है ना, यूएन यूएन ग्रीन क्लाइमेट फंड को, है ना, ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अब आप समझते हैं थोड़ा सा कि ये न्यूज में क्यों है ना, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में अगर न्यूज में है तो ये आपके लिए, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लगभग 8% ऑफ इंडिया का जो दोस्तों, हमारे कंट्री का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो आंध्र प्रदेश जो है वो कवर करता है। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश में लगभग हमारे देश का 8% मैंग्रोव फॉरेस्ट वहां पे है। और भी बात अगर करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने दोस्तों रिस्टोर नियरली 300 हेक्टेयर ऑफ साल्टी मार्स लैंड। ठीक है। एंड मतलब लगभग जो आंध्र प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया है कि भाई मुझे क्या करना है ना, मतलब आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करना है कि 300, है ना, 300 हेक्टेयर ऑफ साल्टी मास लैंड को क्या करना है, रिस्टोर करना है उसको, है ना, फिर से क्या करना है, बढ़िया तैयार करना है। और इसके लिए जो फंड दिया जाएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशनल ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत इनको क्या किया जाएगा, फंड किया जाएगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। आगे अब चलते हैं। तो ये जो एक्वा कल्चर जो है वो, मतलब ये जो एरिया, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, वो कृष्णा और गोदावरी के जो रीजन है, उसी रीजन के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है।
आगे चलते हैं। इसी में दोस्तों कुछ और भी बातें कही गई है। तो अभी क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया है ना, अभी जारी किया गया है। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर में ये बताया गया है कि लगभग जो है ना 405 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर 405 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है ना, वो लाइज करता है दोस्तों आपका कहां, देखिए अरुणाचल आंध्र प्रदेश में। कहां दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में जो लगभग 405 किलोमीटर का मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो लगभग इंडिया का 8.11% है। तो डेटा ये भी आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा याद रखिएगा ये सब चीजें, है ना। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट को रिवाइव इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां पे रहने वाले जो भी फ्लोरा एंड फौना है, जो इंडेंजर्ड कैटेगरी या डेंजर कैटेगरी में है, उनको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसीलिए दोस्तों इस फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है, सपोर्ट किया जाएगा मेनी इंडेंजर्ड और माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज को, ताकि वो अच्छे से अपने जीवन यापन कर सके। आगे चलिए। अब एक और ही न्यूज दोस्तों, अभी आंखें टिकी थी पुलिकट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट पे। अब ये हम समझते हैं कि है कहां और क्या है ये। तो चलिए हम बातें करते हैं दोस्तों। लगभग है ना सेवरल डिकेड से, लगभग बहुत दशकों से क्या किया जा रहा था, है ना, ये जो पुलिकट जो लेक था दोस्तों, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा था। लेकिन अब इस पे प्रकाश डाला गया है, और ना कि इसमें प्रकाश जब डाला गया तो वहां पे दोनों चीजों पे, मतलब अलग अलग बातों पे भी यहाँ पे जोर रखा गया है कि भाई जो भी क्या होंगे, जो लाइवलीहुड होंगे, जो फिशर्स होंगे, जो डिपेंड करते हैं किस पे, पुलिकट लेक पे, है ना। अब समझ में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि पुलिकट लेक है कहाँ पे, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो अभी आप परेशान मत रहिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई कि जो बहुत सैकड़ों, मतलब सॉरी, है ना, अनेकों दशकों से क्या किया गया था, इसे नेग्लेक्ट किया गया था, लेकिन जब इस पे प्रकाश डाला गया तो इसके हर पहलुओं पे क्या किया, नजर डाला गया, है ना। जैसे जो पुलिकट लेक पे आधारित जो लाइवलीहुड है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फिशर्स होंगे, जो खास करके अपने जीविकोपार्जन की सुख सुविधाएं, है ना, पुलिकट लेक से ही क्या करते होंगे, अर्जित करते होंगे। तो उन पे भी प्रकाश डाला गया, साथ ही साथ वैसे माइग्रेटरी बर्ड, है ना, जिनके लिए क्या है दोस्तों, ये पुलिकट लेक जो है वो उनके लिए क्या है, घर है, उनके लिए हैबिटेट है। तो उन पे भी क्या हुआ, नजर रखा गया। ठीक है। अब ये जो पुलिकट लेक है दोस्तों, लगभग 471 स्क्वायर किलोमीटर में, है ना, यहां पे देखिएगा 471 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है दोस्तों, ये फैला हुआ है। और यह क्या है, इंडियन ईस्टर्न कोस्ट में है। ठीक है, इंडियन ईस्टर्न कोस्ट अगर बात करें तो ये हो गया, है ना, नॉर्थ, ये वाला इजर की बात कर रहा है, इंडियन ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बात कर रहा है ना। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकस वाटर लेक नेक्स्ट टू चिल्का। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखो क्वेश्चन ऐसे बक्स बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं, खास करके कि कौन कौन से ऐसे जो लेक हैं वो ब्रैकस वाटर है या फिर क्या है, प्योर वाटर है ना। तो इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे अगर कभी रहे कि चिल्का लेक जो है वो वर्ल्ड का, है ना, सबसे क्या है दोस्तों, ब्रैकस वाटर लेक है। ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया के संदर्भ में, तो इंडिया का भी चिल्का लेक जो है वो सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट क्या है, ब्रैकस वाटर लेक है। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि भाई चिल्का लेक के बाद कौन से ऐसे जो है वाटर लेक है जो क्या है, मतलब सेकेंड नंबर पे ब्रैकस वाटर लेक है, तो आपसे पूछ ले तो वो याद रखिएगा, वो पुलिकट है। ठीक है, जो केरला में है। कहां है दोस्तों, पुलिकट जो है वो केरला में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, क्वेश्चन यहीं से राइज हो सकता है। आगे चलते हैं। तो हाँ जी, तो इवन कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट जो था स्टेट, अच्छा एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, है ना, सॉरी मैं यहाँ पे केरला बोल दिया था लेकिन ये गलत है ना। यहाँ पे अब आपको देख लेंगे, ये क्या दोस्तों, एक्चुअली क्या है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ही क्या दोस्तों रीजन में है। ठीक है, ना कि केरला में है, थोड़ा सा ये याद रखिएगा। एक्चुअली क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और आपसे यहाँ पे ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ये जो नेचुरल जो क्या है, ये पुलिकट जो सेंचुरीज है ना, इसमें क्या है कि यहाँ पे चूंकि ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश वाटर कहने का मतलब है दोस्तों कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कर रहा होगा,
है ना, जो कोई रिवर जो है या फिर कोई रिवर जो है या फिर मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहा गया है ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एरिया है वो समुद्र के साथ और जो क्या है दोस्तों यहाँ पे से आने वाले नदियों का जो पानी होगा ये यहीं पे क्या कर रहा है मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है वो फाइटोप्लैंक्टन जो है उनको क्या हुआ या फिश का एबिलिटी जो होता है एट दैट कंडीशन में क्या होता है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है ना। ऐसी परिस्थितियां अगर कहीं पे अगर आपने ज्योग्राफी में अगर पढ़ा होगा तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्या होता है फिशिंग के लिए बहुत ही क्या होता है सुटेबल जगह होता है। अब आप सोच लीजिए कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ पुलिकट पुलिकट अगर सेंचुरी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है या इस इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जो फिश की एबिलिटी जो होगा वो ज्यादा होगा और एट दैट कंडीशन यहाँ पे फिशर्स जो होंगे वो क्या होंगे वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पे आया करते होंगे। तो अब इसी में हुआ क्या है कि ये इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब क्या है कि अब दो स्टेट जो हैं वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है और दोनों स्टेट के बीच में कौन कौन से स्टेट के बीच में तमिलनाडु के बीच में और आंध्र प्रदेश के बीच में दोस्तों यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। होता क्या है कि चूंकि पता है हर स्टेट का एक अपना बाउंड्री है। अब हर स्टेट का एक बाउंड्री है तो वो बाउंड्री के अंतर्गत वो अपना बिजनेस क्या कर सकता है। अब मान लीजिए कि पुलिकट जो रिवर पुलिकट जो क्या दोस्तों ये सेंचुरी जो है या फिर यहाँ पे जो पुलिकट है तो उसमें क्या हुआ कि तमिलनाडु के लोग भी जाते होंगे क्या करने के लिए है ना यहाँ पे फिशिंग करने के लिए और आंध्र प्रदेश के लोग भी क्या करेंगे आएंगे फिशिंग करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कहीं ना कहीं दोस्तों है ना मैन मैन क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट होगा और इसीलिए दोस्तों ये इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट को भी क्या करता है ये क्रिएट करता है। तो ये भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे ठीक है जो मैंने आपको यहाँ पूरी तरह से समझा दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों। नोबेल प्राइज लगभग दोस्तों सभी चीज कंप्लीट हो गया है। तो मैंने नोबेल प्राइज आपको दोस्तों बता दिया है कि फिजिक्स में किसे दिया गया है, केमिस्ट्री में किसे दिया गया है, मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया है और अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था पीस के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल प्राइज किसे दिया गया है। और अब हम बात करेंगे लिटरेचर के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया है। तो एनी जो है अर्नॉक्स, एनी अर्नॉक्स को जो एक फ्रेंच राइटर है, एनी अर्नॉक्स जो है एक फ्रेंच राइटर है जिनको क्या किया गया है दोस्तों इस बार लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है ना। उनके कुछ कैरेजियस अचीवमेंट की वजह से है ना जिन्होंने क्या किया है ना जिन्होंने फ्रांस में कुछ ऐसी क्रांति जो खास करके दोस्तों फ्रांस में एक मतलब उन्होंने दोस्तों कुछ जो एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस आपको ऐड करूंगा कि एनी जो अर्नॉक्स हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है ट्रूथ एंड टेलर ऑफ फ्रांस। ठीक है ये एक फ्रेंच लेडी हैं और इनको मतलब वहां के लोग ये हैं जो यहाँ इस नाम से जानते हैं है ना ट्रूथ एंड टेलर ऑफ फ्रांस। मतलब क्या है ये कहीं ना कहीं सच्चाई के राह पर कुछ ऐसे कदम उठाई है जिस वजह से दोस्तों इनका नाम जो है वो पूरे वर्ल्ड में है ना वो नाम इस रूप से जाना जाता है ट्रूथ एंड टेलर ऑफ फ्रांस। तो ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है कि किस लेडी को है ना फ्रांस में ट्रूथ टेलर ऑफ फ्रांस के नाम से जाना जाता है या उनको किस रूप से डिस्क्राइब किया जाता है तो इनका नाम है एनी अर्नॉक्स। अच्छा दूसरी क्वेश्चन उठ सकता है कि एनी अर्नॉक्स को है ना उनके करेजियस अचीवमेंट के लिए क्या किया गया है इसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। एक्चुअली क्या हुआ है तो कुछ फ्रांस में दोस्तों कुछ करेजियस उन्होंने कुछ एक्ट किया होगा और दैट्स वाई इनको क्या हुआ उसके लिए यहाँ पे है ना नोबेल प्राइज दिया गया। बाकी वो क्या किए होंगे उससे आपको कोई मतलब नहीं है बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको जो जानना होता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से वो मैं आपको बता देता हूं। आगे चलिए उसके बाद अभी आरबीआई ने दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया है, आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है कि मैं जल्द ही क्या करूंगा ई रूपी को है ना पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे क्या करूंगा लॉन्च करूंगा। तो ये दोस्तों आरबीआई ने अभी फैसला लिया है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ई रूपी है क्या। तो ई रूपी ने दोस्तों एनपीसीआई ठीक है ना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों इसे डेवलप किया गया है। यह एक डिजिटल वॉचर होगा ठीक है डिजिटल वॉचर होगा जिसको दोस्तों ट्रांसफर डायरेक्टली मोबाइल फोन और एसएमएस और क्यूआर कोड के रूप में दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जाएगा। या तो कैसे किया जाएगा तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आपको या तो क्यूआर कोड दे दिया जाएगा या तो आपको दोस्तों क्या किया जाएगा आपको एसएमएस से प्रोवाइड किया जाएगा या तो आपको मोबाइल फोन में क्या हुआ इसे डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा।
ठीक है, ताकि जो यूजर्स हैं वो अपने क्या कर सकते हैं, इस वॉचर को, यह एक वॉचर होगा, कोई पैसा नहीं है, यह एक वॉचर होगा जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ईपीआई के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये अपने पेमेंट लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। जो बेनिफिशियरी होंगे रजिस्टर्ड फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, इनको क्या करना, जो भी बेनिफिशियरी होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट से दोस्तों उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करने के लिए उनको क्या चाहिए, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद उनको क्या आएगा, एसएमएस और क्यूआर कोड जो भी होगा उसको मिलेगा। आफ्टर दैट वो क्या कर सकते हैं, इस चीज का आप लाभ ले सकते हैं और उठा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। वेयर कैन ई रूपी बी यूज्ड, कहां यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि ई रूपी जो है वो कहां यूज किया जा सकता है, तो ओनली फॉर द स्कीम्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अभी जो है दोस्तों याद रखेंगे कि ये जो ई रूपी का जो क्या होगा उसे यूज कहां करेंगे, है ना, जो स्कीम्स होंगे रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिलेटेड, है ना, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, ई रूपी का दोस्तों यूज कर सकते हैं। एंड सून, जल्द ही इट शुड बी यूज्ड वाइडली फॉर द अदर, है ना, स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। जो गवर्नमेंट के अदर भी स्कीम्स होंगे उसके लिए भी आपको क्या होगा, इस, है ना, ई रूपी पायलट, ई रूपी को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप याद रख सकते हैं। इज इट एन अल्टरनेटिव ऑफ यूपीआई, नो, ये यूपीआई का अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या ये यूपीआई का अल्टरनेटिव है, क्या यूपीआई के स्थान पे इसको लाया जा रहा है, तो नहीं, है ना, ये एक अलग चीज है जो खास करके गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स के लिए क्या होता है, जो भी पैसे दिए जाते हैं, तो आमतौर पे वो पैसे को लोग अलग अलग तरीके से यूज कर लेते हैं। बहुत सारी चोरियां भी हो जाती है, जैसे आप देखते होंगे, मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी स्कीम्स के थ्रू किसी, है ना, व्यक्ति को, किसी बेनिफिशियरी को पैसा प्रोवाइड किया, अब वो पैसा उस व्यक्ति के पास ना पहुंच करके, है ना, बीच में ही क्या करता है, वो लैग कर जाता है। तो उस लैग को रोकने के लिए दोस्तों ई रूपी का स्टार्ट किया गया, ताकि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उसका पेमेंट जो है वो बेनिफिशियरी के मोबाइल में जा सके, है ना, ताकि वो क्यूआर कोड को यूज करके वो उस मतलब वो उसका बेनिफिट जो है वो ले सके। तो ये आप याद रख सकते हैं, आगे रख सकते हैं। अभी देखो, आपने कॉप के बारे में सुना होगा, तो कॉप्स 26 का दोस्तों, यहां से 1 मिनट, हाँ, कॉप 26 आपने नाम सुना होगा बहुत बार। आपसे रिलेटेड मतलब अगर आपने पिछले 1-2 साल में अगर आपने एग्जाम दिया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने बहुत सारे टैकल किए होंगे, है ना। तो जो ग्लासगो में, है ना, जो ग्लासगो में दोस्तों क्या हुआ था, है ना, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अब जो है दोस्तों कॉप 27 का जो है कॉन्फ्रेंस जो है, कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, ये खास करके दोस्तों हम क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उस पर डिस्कस करने के लिए, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के संगठन का दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कॉप के बारे में, तो कॉप का जो 27th जो कॉन्फ्रेंस होगा वो इजिप्ट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहां से आपका हो गया। दूसरी चीज है दोस्तों, यहां पे ये जो कॉप 27 होगा या कॉप का जो क्या होता है दोस्तों, जो कॉन्फ्रेंस पार्टीज होते हैं वो क्यों होते हैं, ताकि वो ग्लोबल जो एफर्ट्स हैं, खास करके क्लाइमेट जो क्राइसिस जो चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना, क्लाइमेट क्राइसिस जो वर्ल्ड में पूरा चल रहे हैं, उस क्लाइमेट क्राइसिस को कैसे टैकल किया जाए, उस क्लाइमेट क्राइसिस को कैसे टैकल किया जाए, उससे, है ना, उस पर विचार विमर्श करने के लिए या फिर उससे रिलेटेड जो भी क्या होंगे फैसला है उसको लेने के लिए, है ना, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। और यह दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, अगर आपको बात करें UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, है ना, कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा, इसके अंतर्गत क्या हो दोस्तों, इस, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं। ठीक है जी, मतलब किसके अंतर्गत हो रहा है ये भी। अभी अभी हाल ही में दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले ही आपको मैंने बताया था कि इन जो है, यान जो क्या है दोस्तों, IAN हरिकेन जो है वो कहां, फ्लोरिडा वाले रीजन में, है ना, बहुत ही ज्यादा तबाही मचाया। अब क्या है, बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा सेवर स्टॉर्म्स आते हैं और पूरी तरह से पूरे देश के देश, पूरे राज्य के राज्य, पूरे किसी एक प्रॉपर खास स्थान को पूरी तरह से बर्बाद कर दे रहा है। तो बहुत ज्यादा आपको सी राइजिंग फ्लड आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा क्या हुआ, जो फ्लड आ रहा है वो बहुत हाइट पे आ रहा है। तो इस तरह से
बहुत ज्यादा क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा हुआ है, खास करके दोस्तों, है ना, क्लाइमेट को लेकर के। तो उसी के मतलब उसको क्या हुआ, कैसे टैकल किया जाए, कैसे उस, है ना, क्राइसिस को मतलब कम किया जाए, है ना। तो इसीलिए दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना। कहाँ, इजिप्ट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अच्छा, आपको एक चीज और पता होगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो लास्ट ईयर में, है ना, ऑर्गेनाइज किया गया, है ना, तो वहां पे कुछ लोगों ने प्लेज लिया। प्लेज करने का मतलब है कुछ अपने निर्णय लिया कि भाई चलो मुझे ये करना है। तो उन्हें कहा कि भाई हम जो क्या करेंगे, जो प्री इंडस्ट्रियल जो एरा था या प्री इंडस्ट्रियल जो लेवल था, है ना, खास करके दोस्तों हम अपने जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री टेम्परेचर, 1.5 डिग्री टेम्परेचर तक क्या करेंगे, मेंटेन करने की क्या हुआ, सभी लोगों ने प्लेड लिया था कि भाई, निश्चय लिया था कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आप याद रख सकते हैं कि, है ना। लेकिन ऐसा कुछ पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा पूरा होता हुआ दिख रहा है, नहीं होता हुआ दिख रहा है, ये चीज मैं बता दूं। अच्छा, यूएन चीफ का नाम क्या है दोस्तों, तो एंटोनियो गुटर्स। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि यूएन चीफ का नाम क्या है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, है ना। और अगर आपको दोस्तों क्लास अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ बीच में, तो उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।